नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो पूरे देश के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से शरीर का सर शरीर के लिए जरूरी होता है, उसी तरह से देश का सर भी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू और कश्मीर के बारे में। आज जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अहम बैठक को बुलाया था, जहां सारे प्रमुख राजनीतिक दल आए थे। और इस अहम बैठक का एजेंडा पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। लेकिन अब सामने आ रहा है कि डिलिमिटेशन पर बात हुई है, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर बात हुई है, और कई सारे मुद्दों पर बात हुई है। लेकिन बातों से बड़ा है विकास। ये विकास कब होगा, इस पर बात करने के लिए हमें राजनीतिक एस्पेक्ट के अलावा कुछ ऐसे लोगों से भी बात करनी जरूरी है जो उस जमीन से आते हैं, जो उस जमीन की रक्षा की है, जिन्होंने जो हमें बता सकते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर को विकास के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ आज जो है वो ज्यादा इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। देश की सेवा सेना में रहते हुए 38 सालों तक की, और उसी के साथ साथ जम्मू के रहने वाले हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। और आज वो रिटायरमेंट होने के बाद भी, सेना से सेवानिवृत्ति होने के बाद भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के संस्थापक हैं, कन्वीनर हैं, जहां पर वो सारे इंटेलेक्चुअल्स के साथ जम्मू कश्मीर के विकास के लिए डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर उसे पॉलिसी मेकर्स के लिए देते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन करने की बहुत सारी बातें हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी है ब्रिगेडियर साहब, उसके अलावा कॉर्पोरेट कोच भी है, इंटरनेशनल कोच भी है, और बहुत सारे बच्चों को देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए तैयार करवाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनसे, क्योंकि हम राजनीति से इतर बात करना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के विकास के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर साहब आपका राजस्थान संवाद में। थैंक यू वरुण जी, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे बुलाया। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठकों का दौर आज पूरा हुआ, और इसमें राजनीति के लिहाज से तो काफी कुछ था, लेकिन विकास के लिहाज से क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, डिलिमिटेशन पे बात तो हो रही है। लेकिन आज तक एक सवाल उठता रहा कि जम्मू को साइड में क्यों रखा गया, क्या वो भी मसला सुलझेगा? इन सारे मामलों में क्या कुछ विकास के लिए होना चाहिए, ये आपसे जानना चाहते हैं। वरुण जी, आपने सवाल जो पूछा है, आपने मेरे से पीएचडी का थीसिस मांग लिया है। पहले मैं आपको बताऊं, विकास होने से पहले हमारे को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिए, एक गवर्नमेंट इन प्लेस चाहिए। गवर्नमेंट इन प्लेस आने के लिए पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए। डिलिमिटेशन के पहले हमको सेंसस चाहिए, और सेंसस को करने के लिए आज हमारे पास मोदी जी ने एक सिलसिला शुरू किया है मीटिंग्स बुलाने का, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है और एड्रेस करने के लिए कि एक डायलॉग शुरू करने की कोशिश की। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, उसके बाद वहां पे पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां पे अपॉइंट कर दिया गया। तो ये सब करने के बाद 2 साल तक पूरी प्रक्रिया में कुछ ज्यादा हलचल हुई नहीं। तो मोदी जी ने ये सोचा है कि शायद हो सकता है कि लेट्स स्टार्ट एंगेजिंग पीपल फ्रॉम कश्मीर एज वेल एज जम्मू, ताकि हम इन जो मसले विकास तक जाने के लिए जो हमने बीच में जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे मैंने बोला नया सेंसस चाहिए, नई डिलिमिटेशन चाहिए, नई गवर्नमेंट इन प्लेस चाहिए, और उसके बाद फिर विकास की बात आ सकती है। हम उन मुद्दों में बात कर सकते हैं कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। उसके तो सवाल आपको मैं इस पूरे प्रोसेस में बताता हूँ। सबसे पहले जो आज की जो मीटिंग थी वो मोर ऑफ लेस आई वुड से इट वाज अ सिंबॉलिक मीटिंग, एक सिर्फ सांकेतिक थी कि हाँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये मैसेज गया है यूथ ऑफ कश्मीर, यूथ ऑफ जम्मू को कि देखो हम आपसे बात करना शुरू कर रहे हैं। और मैसेज गया है दुनिया को कि हमने अगर 370-35A को निकाला है तो इसको हमने इंटीग्रेट फाइनली सिमुलेशन किया है, और जो रेडिकलाइजेशन है, एलियनेशन है, उसको हम अलग कर रहे हैं। अदरवाइज ये मैसेजेस थे। उसके अलावा कुछ मैसेजेस मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे ना
ना रिलीजन की बात करता हूँ ना पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टडीज एंड एनालिसिस, इक्सा जो हमारी संस्था है, हम हर चीज का डिस्पैशनेट एनालिसिस करते हैं। मतलब उसमें हम अच्छाइयां भी देखते हैं, बुराइयां भी देखते हैं। ये नहीं कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर व्यू है, जैसे मुझे बोला जाता है आप तो जम्मू के फेवर में बोलो, ऐसे अगर मैं जम्मू के फेवर में बोलूंगा तो मैं उतना ही श्रीनगर के फेवर में, कश्मीर के फेवर में बोलूँ। अगर मुझे जम्मू के यूथ से मोहब्बत है तो उतनी ही मैं शायद कश्मीर के यूथ से भी करता हूँ, और उनका भी वेलफेयर मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वहां पे सर्विस की है कई बार। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान जो गुपकार रोड में है, मैंने वहां पे 2.5 साल की टेन्योर करी है। उसके बाद मैं इंसर्जेंसी ग्रेड कमांडर रहा हूँ श्रीनगर के बीच में। उसके बाद मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्विस करी हुई है। तो ये सब चीजें, मेरे फादर इंजीनियर इन चीफ थे उस स्टेट में, तो हम काफी घूमना, काफी दोस्त, तो ये सब मेरे लिए बराबर हैं। तो आज मैं पहला जो बात बताऊंगा, पहले सारे जो यूथ है, स्पेशली श्रीनगर के यूथ, जो मेरे पास मैसेजेस उनके आए हैं, जिन्होंने मेरे साथ इंटरेक्ट किया है, वो हमें कह रहे हैं कि सर ये मोदी जी ने क्या किया। 5 अगस्त को जब उन्होंने 2019 में लॉकडाउन लगा के 370 हटाया, 35 हटाया, तो हमने सोचा कि शायद कोई नया कश्मीर बनने वाला है। जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस थे, जितने भी पाकिस्तानी सिंपथाइजर थे, जितने भी हमारी सिक्योरिटी में हमारे को तंग करते थे, वो सब अंदर हो गए। हम बड़े खुश थे, और वो उसका प्रूफ ये कहते हैं कि जब ये अंदर गए, जेल के अंदर नजरबंद हुए अपने घर में, तो हमने कोई एजिटेशन नहीं की इनको छुड़ाने के लिए, हम तो खुश थे, गुड रिडंस। और आज उन्हीं आदमियों को आप दोबारा बुला रहे हो। तो आपने बोला हमने डीडीसी इलेक्शन कराए, अभी ब्लॉक लेवल की इलेक्शन हुई है, हमने नई लीडरशिप तैयार की है। वो कहाँ है नई लीडरशिप? वो आज क्यों नहीं गुपकार रोड में आपके साथ? ये कश्मीर के लोग मेरे से पूछ रहे हैं, जम्मू के लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर अगर कश्मीर में मुजफ्फर बेग, अगर अल्ताफ बुखारी, अगर सज्जाद लोन, अगर यूसुफ तारिक गामी, छोटी छोटी पार्टियां जिनका कोई वजूद नहीं है, इवन महबूबा मुफ्ती भी आज की डेट में कोई वजूद नहीं है, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में उनको कोई सीट नहीं मिली, हार्डली 10-12 सीटें, 15 सीटें थी शायद उनकी, उनका भी वजूद नहीं है। कि आपने इन लोगों को बुला लिया, परंतु आपने जम्मू में चौधरी लाल सिंह को छोड़ दिया, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी, आपने एकजुट पार्टी जम्मू की एडवोकेट अंकुश शर्मा को छोड़ दिया, फिर कुछ एक्टिविस्ट जैसे प्रोफेसर हरिओम, उनको छोड़ दिया, फिर आपने अपने कश्मीरी एक्टिविस्ट चेयरमैन पानून कश्मीर अजय चरंगू को छोड़ दिया, फिर आपने 13 लाख डिस्प्लेस्ड लोग जो पीओजेके से जम्मू कश्मीर में आज भी रह रहे हैं, जिनको असेंबली के लिए वोटिंग राइट्स अलाउड नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में वोट करते हैं 13 लोग, उनके लीडर राजीव चूनी, उनको छोड़ दिया। और इस तरह से कई एक्टिविस्ट लाइक अभिषेक और कितने लोग हैं जम्मू में जिनको आपने छोड़ दिया और इन लोगों को बुला दिया। तो ये मोदी जी की जो पहली पहल थी, बहुत अच्छी पहल है, इनिशिएशन ऑफ डायलॉग, और थोड़े से निट बिट्स, जैसे लोग कहते हैं कि हर चीज को लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो मेरा ये काम है, मैं आपको पॉजिटिव भी बता रहा हूँ और नेगेटिव भी बता रहा हूँ। एंड आई एम श्योर अगर मोदी जी या अमित शाह या उनका कोई लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो इस चीज को जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि इससे लोगों की जो फीलिंग्स हैं, उनकी इमोशंस है, वो आहत होती हैं। और इस वक्त मैं बता रहा हूँ, जम्मू में अगर आप देखिए, जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन चल रही हैं, लोग आहत हैं। एक श्रीनगर में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रही, परंतु पिछले 48 घंटों से वो जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास सबूत है, अगर आप बोलिए मैं सबूत दे सकता हूँ, रिटन मैसेजेस हैं, ऑडियो मैसेजेस हैं, वो आप बता रहे हैं कि सर हम ये सोचते हैं। तो ये थी जो मोदी जी की इनिशिएशन की बात। जाहिर सी बात है सर कि हर जगह कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, और माने ना माने लेकिन शुरुआत से जम्मू के साथ एक तरह से भेदभाव हुआ है, और इसको लेकर कई लोग बोलते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर डिलिमिटेशन या कंस्टिट्यूएंसीज बनाने पर बात होती है, तो ये क्या सही समय होगा ये काम करने का? और साथ ही हमारे पास भुक्कार अलायंस जैसी पार्टियां हैं जो साफ साफ ये कह चुकी हैं कि उन्हें और किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करनी, 370 वापस लाने के अलावा, और वो इसी मुद्दे पर आमादा है। तो क्या ऐसे लोगों से संवाद करने से कोई मतलब है, जब भारत इतने समय से 370 का दंश झेल रहा था, उसे जैसे तैसे खत्म किया गया, अब वो वापस उसको लाने पर आमादा है, दूसरे मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते? देखिए, फिर आपके जो प्रश्न में 2 भाग हैं।
पहली बात है कि आपने बोला डिलिमिटेशन करनी है, कि क्या ये सही समय है। दूसरा आपने पूछा कि ये जो लोग प्रो पाकिस्तान बात करते हैं, प्रो 370 बात करते हैं, 35 रेस्टोरेशन की बात करते हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि अगर पाकिस्तान को भी बुलाया जाए तो क्या उनको बुलाना अच्छा है कि नहीं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी आवाज सुनी, और वो कहते हैं कि कांग्रेस की एक अलग लाइन है, मेरा जाती कुछ नजरिया कुछ और है। तो मेरे फादर की उम्र के हैं, तो उनका कहना मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और उनकी जो बात को मैं टालता नहीं हूँ। परंतु मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक ये इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, कहते हैं यूएन है, ये यूएन में मुद्दा है। मैं कह रहा हूं कि यूएन, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, इंडिया पाकिस्तान जो गुप्कार रोड पे स्थित है, मैं वहां पे 2.5 साल नौकरी कर चुका हूं। आई एग्जैक्टली नो कि वो यूएन क्या सोचता है इस मुद्दे के बारे में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 97 की। तो आज मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशंस हैं वो डिफंक्ट हो चुके हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो उस लिहाजे से पूरी दुनिया ये मान चुकी है, बिकॉज दिस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो हमारा गुप्कार रोड में है, दिस द सेकेंड ओल्डेस्ट यूनाइटेड नेशंस मिशन एंड ओल्डेस्ट रनिंग मिशन। तो यूएन को भी पता है कि इस मिशन की कोई वैल्यू नहीं है। जहां तक इंटरनेशनलाइजेशन का सवाल है, वो सिर्फ कभी कभी चाइना बोलता है और पाकिस्तान बोलता है, और चाइना उसकी हेल्प करता है या टर्की करता है। और वो मलेशिया में जो महातिर मोहम्मद उनकी अगुवाई करते थे वो अभी चले गए हैं। तो एक या दो कंट्री के बोलने से कोई चीज इंटरनेशनलाइज नहीं हो जाती। अब सवाल उठता है कि यूएन इसको खत्म क्यों नहीं कर देता। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मिशन इंडिया पाकिस्तान में, पहले इनकी 18 आउटपोस्ट थी इंडिया और पाकिस्तान में, आज वो घट के 6 रह गई हैं, और विद इन द मिशन ऑल्सो जो स्टाफ है वो उसको 5% पे कर दिया है, क्योंकि उनको भी पता है इसका कोई फायदा नहीं है। इसको स्क्रैप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्क्रैप की इजाजत सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे सकती है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के पास वीटो पावर है, तो वो इस चीज को होने नहीं देगा। इसलिए ये खिंच रही है, एक छकड़ा है जो धीरे धीरे धक्का दिया जा रहा है और चलाया जा रहा है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। अब आई बात पाकिस्तान की, तो महबूबा मुफ्ती की बात आई। यानी कि उन्होंने बोला था कि अगर 370 हटा तो यहाँ पे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ खून की नदियां बहेंगी। तो हम महबूबा मुफ्ती जी को बोल रहे हैं, आप बहाइए नदियां अपने घर में, आप अपने घर में झंडा मत लगाइए, पर हमारे पास अगर आना है तो हमारी टर्म्स पे आइए, हमें कंडीशन डिक्टेट मत करिए कि पहले 370 की बात करेंगे। तो हम भी कंडीशन देते हैं, आप दिल्ली में आइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, फिर हम आपको अंदर करेंगे। हाँ, हम 370 की बात करेंगे आपसे, परंतु हम उसको हटाएंगे नहीं। हम बात करेंगे, हम उस कश्मीरी यूथ के लिए, 70% लोगों के लिए जिनको आपने 74 साल से एक्सप्लॉइट किया है, या जम्मू के 100% लोगों के लिए जिनको आपने एक्सप्लॉइट किया है, गुजर बकरवालों के लिए जिनको आपने एक्सप्लॉइट किया, नोमैडिक पॉपुलेशन है, तो आपने टूरिज्म का कोई ख्याल नहीं किया, डिस्प्लेस लोगों का कोई ख्याल नहीं किया। हम उनके हवाले से आपको बोलते हैं कि आप अगर आपको कंडीशन है तो कंडीशन हमारे पास भी है, नहीं है तो आप जाइए पाकिस्तान और अपना वीजा लीजिए और जाइए सिटीजनशिप ले लीजिए, परंतु हमें चैन से जीने दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमारे को डेवलपमेंट दीजिए, विकास दीजिए, और हमें एक सिक्योरिटी सिचुएशन में अच्छी तरह जीने दीजिए। तो ये आपके दोनों सवालों को, पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो डिलिमिटेशन की बात है, अब उसमें देखिए कैसे हुआ ये डिलिमिटेशन। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला साहब को नेहरू जी ने किस मोह के, वो धृतराष्ट्र के किस मोह में आके उनको सत्ता दी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जैसे सब स्टेट्स ने बनाई, इन्होंने भी बनाई। उसकी 73 सीट्स थी। 71 में जम्मू के लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और 2 पे माइल्ड कॉन्टेस्ट हुआ। एज अ रिजल्ट ऑल 73 सीट्स वेंट टू पीपल ऑफ शेख अब्दुल्ला पार्टी। उसके बाद जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद जब डिलिमिटेशन शुरू की, वो उन्होंने, हालांकि देयर इज अ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951, उसमें क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से आप डिलिमिटेशन करते हो। वो पहला क्राइटेरिया ऑफ कोर्स इज पॉपुलेशन, वोटर्स कितने हैं। सेकेंडली एरिया कितना है। तीसरा टेरेन कैसा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ जाना मुश्किल है। फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन, रोड्स वगैरह, कनेक्टिविटी कैसी है। और फाइनल कोई कंसिडरेशन हो तो ये 5 के हिसाब से उन्होंने डिलिमिटेशन की और सारा का सारा जो वेट था वो कश्मीर की तरफ दिया। 46 सीट्स वेंट टू कश्मीर, 37 टू जम्मू, 4 टू लद्दाख।
तो ये उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी बना ली और 24 सीट्स रखी फॉर पीपल फ्रॉम पीओजे के। आज जम्मू कश्मीर में 10 जम्मू के 10 कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और 11 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास लद्दाख और पीओजे के मिला के हैं, तो 31 डिस्ट्रिक्ट टोटल है। पर डिलिमिटेशन इस तरीके से की कि किसी भी हालत में चीफ मिनिस्टर जो था वो कश्मीर का ही रहेगा, और उसके चलते 47 तक जम्मू के लोग रूलर्स थे। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ जातियां जम्मू के रूलर्स महाराजा हरि सिंह थे, कुछ जातियां हुई होंगी कश्मीर में, और अगर आप उनका पूरा अकाउंट होलिस्टिक देखें तो आपको लगेगा कि महाराजा हरि सिंह ने बहुत अच्छे काम किए, ही वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, किसी पर बात करेंगे। परंतु उसके बाद आगे इन्होंने चुन चुन के बदले लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, कोई डेवलपमेंट नहीं करी। 74 ईयर्स पीपल फ्रॉम जम्मू हैज सफर्ड। अब ये बीजेपी के आने के बाद 25 सीटें जम्मू में इनके पास आई हैं, तो कुछ ये बात करने शुरू हुए। तो अब की जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो करी है, अभी भी उन्होंने बोला 2011 की फिगर्स पे करेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1991 में जो सेंसस हुआ, उसके बाद नेक्स्ट सेंसस हुआ 2001 में, जम्मू की पॉपुलेशन 26.04% बढ़ी। ये फिगर्स मेरी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की फिगर्स है। पर 2011 में जम्मू की पॉपुलेशन 2011 माइंड यू, इंसर्जेंसी स्टार्टेड इन 99, 2011 में जम्मू की पॉपुलेशन 12.37% कम हो गई। अब इसका आप कैसे मुझे लॉजिक दे सकते हैं, क्योंकि जम्मू में 13 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन है डिस्प्लेस्ड लोगों की, गुजर बकरवालों की पॉपुलेशन है, कश्मीरी 6 लाख में से काफी लोग जम्मू में आ गए। तो जम्मू की पॉपुलेशन इंसर्जेंसी जब लोगों ने वहां से श्रीनगर से पलायन शुरू किया, ये नहीं कि कश्मीरी पंडित ने किया, इवन मुस्लिम आए हैं। जम्मू की कुछ कॉलोनीज हैं, बटिंडी, खड़िका तालाब, ऐसी कई कॉलोनीज हैं आसपास, बहुत मुस्लिम हैं वहां पे कश्मीर से, जो इंसर्जेंसी के डर से भाग के आए हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, टेररिस्ट से डर के यहाँ आए हैं। तो वो जम्मू में जब आए तो जम्मू की पॉपुलेशन 12% कम कैसे होगी? ये इलेक्शन कमीशन के फिगर। आज जब डिलिमिटेशन की बात हो रही है, आज हम देखते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर 96,000 लोग हैं, और एक जम्मू के एवरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी का 91,900, और एवरेज एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का 212 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि श्रीनगर में यही फिगर है 78,000 और एरिया है 37 स्क्वायर किलोमीटर। हाउ कैन दिस डिस्पैरिटी बी देयर? इसके बावजूद जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के मैंने आपको बताए हैं, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू के लोग ज्यादा हैं, एरिया ज्यादा है, इसका मतलब जम्मू में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन सकती हैं। और इस कश्मीर के कम लोगों को कम एरिया दे करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट 10 कार्व आउट किए हैं, जम्मू का एरिया, अगर हम जम्मू से कठुआ से चलें और पुंछ तक जाएं तो जो एरिया बनता है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और उतने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर हम वैली में जाएं तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बिकॉज डिस्ट्रिक्ट बनने से वहां पे एक डिप्टी कमिश्नर होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, विकास ज्यादा होगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ नाइंसाफी फॉर जम्मू पीपल एज फार द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंसर्न। और वो किसने की? वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की जिसमें 73 के 73 शेख अब्दुल्ला के आदमी थे, यानी कि श्रीनगर कश्मीर के आदमी, या तो यूं कहें कि पाकिस्तान ने की। उसको आज के करके करने की जरूरत है। तो आपका सवाल था कि टाइमिंग राइट है कि नहीं, तो लेट मी टेल यू, अगर ये आज मोदी जी के कार्यकाल में हो गया तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये जिंदगी भर, कम से कम अगले 100 साल और नहीं होगा। मोदी जी के कार्यकाल में 7 सीटें देने की बात हो रही है, बिल्कुल बकवास है। उनको बोलिए, उन्होंने एक बहुत ही काबिल रिटायर्ड जस्टिस देसाई साहब को इनका चेयरमैन किया है नियुक्त, और अगर मुझे बोला गया था, मैंने बोला ये 12% पॉपुलेशन कम कैसे हुई, वो बोलते डिलिमिट जो सेंसस होता है वो सेक्रेटेरिएट में अंदर बैठ के होता है, ग्राउंड वाली फिगर्स को कोई नहीं मानता। तो उसी तरह से अगर ये नाइंसाफी जम्मू के साथ सेक्रेटेरिएट में बैठ के गवर्नमेंट ऑफ द डे उस दिन ने करी है, तो आज मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपकी गवर्नमेंट है, तो मैं ये नहीं कहता बेइंसाफी करो कश्मीरियों के साथ, नहीं, वो भी हम कह रहे हैं हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोल रहा मैं, जम्मू कश्मीर स्टेट है, तो आपका जो लेजिटिमेट शेयर उनका उनको भी दीजिए, और जो हमारा लेजिटिमेट शेयर है वो हमारे पास आने। तो ये टाइम द ओनली टाइम, अगर इस बार ही नहीं हुआ तो अगले 100 साल नहीं। ब्रिगेडियर साहब, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अभी तक जो कुछ भी होता आया था 370 हटने से पहले,
वो कहीं ना कहीं कश्मीर के पक्ष में इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान का से था, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग थे जो दूसरी तरफ से बोलते थे और कहीं ना कहीं उन्हीं की मानी जाती थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी आशाएं बहुत ज्यादा है क्योंकि 370 हटना पहले जैसे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये हो भी सकता है, पर अब हुआ, इसीलिए आशा अब सारी मोदी जी से है। बैठक का ये एजेंडा हालांकि सीक्रेट था, लेकिन कई लोगों का कहना है और राजनीतिक गलियारों में भी ये बात है कि मोदी जी ने अपना मास्टर प्लान ऑलरेडी बना रखा है और क्योंकि विकास के रास्ते जो हैं वो राजनीति से ही जाते हैं, तो क्या अगर ये मास्टर प्लान ऑलरेडी बना हुआ है तो वो जेएनके के लिहाज से कितना अहम हो सकता है, ये सबसे पहले पूछने वाली बात है। और दूसरी चीज, अगर हम थोड़ा सा राजनीति के बारे में बात करें तो आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद जब अपना फेयरवेल स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ की। इसी के साथ साथ सैफुद्दीन सौफ जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, वो भी कई बार कांग्रेस पार्टी के लीग से हटकर बोले हैं। और हमने देखा है कि बीजेपी, अभी मिलन का दौर बीजेपी में चालू है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा पॉलिटिकल क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, कई बड़े लीडर्स बीजेपी में आ सकते हैं और एक लिहाज से विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी एंट्री हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकली साउंड होना पड़ेगा बीजेपी को भी और साथ साथ जम्मू के राजनीतिक पार्टियों को भी, अगर जम्मू को ऊपर लाना है तो ये एक्सरसाइज क्या उसको भी हवा देगी? ये वरुण जी, आप फिर मेरे से थीसिस लगवा देते हैं क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन पहले इसके कि मैं आपसे बात करूं विकास कैसे करना है, मोदी जी के पास क्या आइडिया है हो सकता है। मैं आपको ये बोलूं कि जो महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या जो श्रीनगर बेस्ड गवर्नमेंट थी या पाकिस्तान के टच में थी, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उन्होंने अपने चुनिंदा 20% लोगों के लिए किया। 80% इवन वैली में भी लोग उनसे खफा हैं, वो शायद डर के नहीं बोलते। जो विकास वहां पे भी हुआ वो सिर्फ उसका फायदा उस क्रीमी लेयर के पास गया, जनता के पास वहां भी नहीं गया। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि मैं एकेडमिक रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। वो जम्मू में तो खैर बात थी, तो वहां पे भी वही गया। तो ये कहना कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए कुछ अच्छा किया, तो ये मैं थोड़ा इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, सही तरीके से नहीं मानूंगा। इसीलिए जब उनको अरेस्ट किया गया या उनको नजरबंद किया गया, ठीक है, पहले वहां पे कुछ सीआरपीएफ बहुत ज्यादा थी, उनको डिप्लॉय कर दिया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीजें ईज आउट होती गई। जब वो ईज आउट होगी तो 4G भी आ गया, तो तब क्यों नहीं लोगों ने जाके डेमोन्स्ट्रेशन की इनको छुड़ाने का, बल्कि इनकी अपनी पार्टी ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन के इनके साथ आने के लिए नहीं करी। तो ये उनकी वो एक जो उनकी औकात है, मैं बोल रहा हूँ, वो इतनी ही। अब प्रॉब्लम है कि मोदी जी के पास क्या मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान 100% होगा, बिकॉज मोदी जी, अमित शाह ऐसे कोई हवा में काम नहीं करते, वो पूरी प्लानिंग से काम करते हैं। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा, पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन की, या लेफ्टिस्ट हैं या लटियंस दिल्ली वाले हैं या जो चाइना से के रोल्स पे हैं या पाकिस्तानी रोल्स पे हैं, वो सारे मिलजुल के लगे हुए हैं किसी तरीके से मोदी को हराओ। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा कि मोदी जम्मू में बड़े पॉपुलर हैं, वहां पे भी उनके खिलाफत में लोग बड़े बड़े सारे पॉइंट दे रहे हैं, परंतु फिर भी ये उम्मीद है कि अगर जम्मू के कुछ भला हो सकता है या जम्मू कश्मीर का कुछ भला हो सकता है तो यही आदमी कर सकता है। इसके बाद शायद इस डिटर्मिनेशन, इस दृढ़ता का ऐसा कोई लीडर आएगा नहीं। अब आपका सवाल था कि सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आजाद उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स का तो मंत्र हमेशा ही रहा है। जब आपको एक जगह से वोट मिला तो आप दूसरी तरफ चल पड़े। अब उनको गुलाम नबी आजाद एक बारी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने जम्मू के लिए कुछ नहीं किया, ना कहने को वो जम्मू के लीडर हैं, तो किया कुछ नहीं किया, फिर भी वो नाचे कश्मीर के इशारों पे। जम्मू के अगर कोई मिनिस्टर भी थे, वो भी कुछ ज्यादा उनसे कुछ करवा नहीं पाए। तो इसी तरह के फारूक अब्दुल्ला भी सोच रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी सोच रही हैं, गुलाम नबी भी सोच रहे हैं, या सैफुद्दीन भी सोच रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई है अल्ताफ बुखारी ने, वो सोच रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं कि शायद मोदी जी इनमें से किसी को पिक करके चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो ये सारी सत्ता की लालचता है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आपने डीडीसी इलेक्शन, बीजेपी को बोल रहा हूं, डीडीसी इलेक्शन करा के जम्मू में एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है, नई लीडरशिप को जन्म दिया है,
अभी ब्लॉक लेवल की इलेक्शन भी चल रही हैं, तो वो कहाँ है वो नई पीढ़ी? उस पीढ़ी को आगे लाइए, उनको गुपकार पीएचईडी को बुलाने के बजाय उनको बुलाइए अपने यहाँ पे। चलो मजबूरी है पीएचईडी को बुलाने की, पर इनको भी बुलाइए। मैंने जम्मू के आपको कई नाम गिना दिए, प्रोफेसर हरि ओम, एडवोकेट अंकुर शर्मा, चौधरी लाल सिंह, अजय चरंगू और अभिषेक, ये वो सारे कुछ बोल रहा हूं मैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको लाइए, शायद वो आपके काम आ जाएंगे। इसी तरह से आपको श्रीनगर में जाएंगे तो आपको बड़े युवा लीडर बनेंगे। आपके कितने सारे लोग तो डीडीसी इलेक्शन में जीते हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, कश्मीर के हैं वो, और कई सारे लोग एक्टिविस्ट हैं, वो आना चाहते हैं, वो इन लोगों से डरे हुए हैं। तो उनको ऊपर लाइए ना आप, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू के हों, उनको ऊपर लाइए, उनको अपने यहाँ बुलाइए। आज एलजी साहब ने रात को डिनर रखा हुआ है इन लोगों के लिए, तो उनको डिनर पे बुलाइए, उनको पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। वो नए लीडर्स हैं, उनको ग्रूम करिए। अब आफ्टर सारी उम्र तो उन्होंने रहना नहीं है, तो जो 40 साल 50 साल की उम्र के लोग हैं उनको ऊपर लाइए, ताकि वो आपके विकास में मदद करें, आपको बढ़िया आइडियाज दें। आप मुझे बताइए, आप चलिए फारूक अब्दुल्ला से पूछिए जम्मू की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं बता पाएंगे। उनको पूछा जाएगा कि रावी रिवर का जो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से रावी रिवर का कितना पानी वेस्ट पाकिस्तान में जा रहा है, वो सब सियालकोट डिस्ट्रिक्ट को कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसका वाटर टेबल बढ़ा रहा है। अब वो पानी नहर बना के जम्मू की तरफ क्यों नहीं मोड़ा? वो अभी जितेंद्र सिंह ने एक नहर बनाई है, एक इनॉग्रेशन करी उन्होंने कोई 2 महीने पहले, तो पहले क्यों नहीं हुआ? अगर 74 ईयर्स पहले जैसे पंजाब में 3-4 नहरें बना के उन्होंने रावी के पानी को डाइवर्ट किया है, उसी तरह से रावी का पानी 1-2 नहरें जम्मू की तरफ आती तो जम्मू का जो कंडी एरिया है बिटवीन कठुआ एंड जम्मू, आज वो ग्रीन एरिया होता। तो जम्मू का जो आउटर शिवालिक एरिया है बिटवीन बसौली राइट टिल चिनैनी थ्रू उधमपुर, वो एक हॉर्टिकल्चर का एक बहुत और एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट होता। इससे हमारी आधी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाती, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ जाते। अभी आपको मालूम है जम्मू में एप्पल्स उग रहे हैं, मैं हैरान हो गया। जम्मू में पाइन ट्रीज हैं, मुझे ज्योग्राफी की क्लास में बचपन में बताया गया था पाइन ट्रीज देवदार एक पर्टिकुलर हाइट पे होते हैं, तो जम्मू में मैंने आज देखे पाइन ट्रीज देवदार एप्पल्स, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? और आपके पास जम्मू में वैष्णो देवी माता का एक वरदान है कि 1 करोड़ यात्री आपके पास हर महीने आता है, तो वो लोग इन चीजों में क्यों नहीं आते? वो आपको आपके रेवेन्यू को क्यों नहीं बढ़ाते? आप अपने फ्रूट्स उगाइए, आप अपने आर्ट एंड कल्चर जो हैंडीक्राफ्ट हैं आपके पास, आप कितनी जीआई टैग आपके पास एक भी नहीं है। आपको राजमा है, आपको गुच्छी है, आपको अनारदाना है, आपके पास दूध है, आपका गुजर बकरवाल इतने हैं जम्मू के आसपास। अगर गुजरात में एक अमूल की कोऑपरेटिव बन सकती है जो गुजराती लेडीज ने बनाई, गांव की लेडीज ने दूध इकट्ठा करके, तो जम्मू में कोऑपरेटिव क्यों नहीं बन सकता? और कितना बढ़िया कोऑपरेटिव है अमूल, उसके रेट मार्केट में हर प्रोडक्ट के रेट डबल हैं उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, बट फिर भी वो बिकते हैं क्योंकि क्वालिटी इतनी बढ़िया है। तो ये जम्मू में क्यों नहीं हो सकता, या कश्मीर में क्यों, श्रीनगर में क्यों नहीं हो सकता? अगर हम हमारे पास डल लेक है, हम उसको आज तक डीवीडिंग नहीं कर पाए। 300 करोड़ का बजट था डीवीडिंग का, और वो वहीं का वहीं है। 300 करोड़ कहाँ गए? तो कश्मीर में भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कहना कि इन्होंने कश्मीर के लिए काम किया और जम्मू के लिए नहीं किया, गलत होगा। मैं कह रहा हूँ ना कश्मीर के लिए किया ना जम्मू के लिए, और एक कोई विजन नहीं था। विजन सिर्फ एक ही था कि हमारे बच्चे फॉरेन में पढ़े, हमारे भाई बंधु ऊंचे ऊंचे अपॉइंटमेंट्स पे आए, और हम खूब सारा पैसा बनाएं। कुछ हम यूके में भेजें, कुछ हम कनाडा में भेजें, कुछ अमेरिका में भेजें, और ये कुछ शेल कंपनीज बना के छोटे छोटे कंट्रीज में भेजें और अपने पैसे बनाएं। देखिए साहब, इन सारे सवालों के साथ मैं आपसे एक कड़वा सवाल भी पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि जम्मू में बहुत कम चीजें हुई, बहुत भेदभाव हुआ, लेकिन क्या इसमें कहीं ना कहीं जम्मू की खुद की गलती नहीं थी? जम्मू में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कभी ढंग का नहीं हो पाया, क्या ये गलती नहीं थी? क्या आज भी जम्मू के पास कोई ढंग का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है? कोई ऐसा लीडर है जो जम्मू को रिप्रेजेंट करे? बात चलती है जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की, लेकिन बात करने वाला ही जम्मू से कोई निकल कर नहीं आता। क्या ये वजह नहीं है? जम्मू में लीडरशिप वैक्यूम है, और वो वैक्यूम क्यों है? क्योंकि 74 साल से जो कश्मीर सेंट्रिक शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी, उन्होंने जम्मू में किसी को पनपने ही नहीं दिया। उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उनका सिस्टम ही ऐसा था कि जम्मू में अगर कोई लीडरशिप निकले तो उसको डिप्टी सीएम बना के उसके मुंह पे पट्टी लगा दो, तो तुम डिप्टी सीएम हो, अब मुंह खोलना मत। और हमारे जितने डिप्टी सीएम हुए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स एंड वेरी रिस्पेक्ट्स टू देम,
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया क्यों किया। हमारे पास एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने भी पूरी 10 साल में 2 टेन्योर्स में मुंह नहीं खोला, परंतु एक बार मुंह खोला था उन्होंने जब न्यूक्लियर डील की बात आई थी। पार्लियामेंट में कांग्रेस तैयार नहीं थी न्यूक्लियर डील, बिकॉज लेफ्ट का दबाव था और लेफ्ट कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने बोला ठीक है भाड़ में जाए, इसको हमने करना है। उस न्यूक्लियर डील उन्होंने पास कराई लेफ्ट को भगा के, और उसकी वजह से अगर आपको पता हो हमारे देश में आजकल बिजली बहुत कम जाती है। पहले हमारे देश में मैक्सिमम जगह पे 12-12 घंटे के पावर कटते, जम्मू कश्मीर में तो और भी ज्यादा थे, और आज वो बिजली की सिचुएशन 12 घंटे वाली नहीं है, 1 घंटा हो सकती है, आधा घंटा हो सकती है। तो उसी तरह से हमारे जो डिप्टी सीएम थे या हमारे जो मिनिस्टर्स बने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सबको बंद कर दिया। उसी तरह से आज लीडरशिप वैक्यूम 100% है। परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि आज PAGD में जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी ऑल पार्टी मीट बुलाई है, उसमें जो मैं नाम बार बार आपसे ले रहा हूँ 4-5-6 नाम, इनमें से भी किसी को बुलाना चाहिए था ताकि इनकी ग्रूमिंग हो सके। देखिए अभी एडवोकेट अंकुश शर्मा है, यंग है, साथी हैं, पर उन्होंने क्या कर दिखाया, रोशनी एक्ट नलीफाई कराया, रसाना केस लड़ा और कई सारे मुद्दे उठाए हैं और उनमें सक्सेसफुल हैं। प्रोफेसर हरिओम कई दिनों से बातें कर रहे हैं और बीजेपी ने उसको अपनी पार्टी से निकाल के रखा क्योंकि वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, सच सच बोलते हैं और खुल के बोलते हैं। तो ये लोग हैं जो लीडर बन सकते थे और आपने उनको लीडर आगे जिनको दिया सबको टॉफी पकड़ाई, बोला हम आपके मुंह पे पट्टी लगा रहे हैं और उस तरीके से हो गया। और ये प्रॉब्लम वो है। तो आज एक मौका है, जम्मू कश्मीर अगर 25 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 25 सीटों में मान लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 20 नाम लोगों ने पहले कभी सुने नहीं। वो लोग भी तो बीजेपी के पास अपने MLAs हैं जो चुन के आए हैं, उनको क्यों नहीं ऊपर कर रहे? आप फिर क्यों ABC, अब सारे दोस्त हैं मेरे वो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह हैं, उनको बुलाया है, तो वो मैं कह रहा हूँ उनके साथ अगर आपने 15 बंदों को बुलाया है, 14 बंदों को बुलाया है, अब 30 बंदे बुला लो, ऑल पार्टी मीट है, लेट देम बी ऑब्जर्वर्स। अगर आप चाहते हैं कि वो ना बोलें, उनको सुनने तो दीजिए सामने बिठा के, प्राइम मिनिस्टर से हाथ तो मिलाइए ताकि उनके दिल में कॉन्फिडेंस आए कि हमारा भी जो बोलना है वो कोई मायने रखता है, तो वो करवाइए ना, तो वो लीडरशिप तो तभी बनेगी। मोदी जी को ये भी लीडरशिप ग्रूम करने का भी एक ओनर्स टास्क है। अमित शाह जी को समझना चाहिए इस बात को। जितेंद्र सिंह जी जो जम्मू से लेके गए हैं, उनको ग्रूम करके उन्होंने PM में बिठाया है, उनको वापस लाइए ना चीफ मिनिस्टर, उनको टीम दीजिए, उनको लाइए वापस। Where is the problem? ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पर अब बात होना वापस शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट बनाने की बात होना शुरू हुई है, क्या आपको नहीं लगता ये बिल्कुल सही टाइम है कि जम्मू की लीडरशिप के बारे में भी बात होना शुरू हो, जम्मू के लीडर्स भी बनना शुरू हो और जम्मू के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई तो हो, जम्मू के लिए सोचने वाला कोई तो हो? आपने खुद ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज एंड एनालिसिस जब शुरू किया तो जाहिर तौर पर पहले दूसरे सभी कार्यक्रमों में यही कहा गया कि जम्मू के बारे में इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि कोई बोला ही नहीं आज तक। क्या ये वैक्यूम अब फिल होगा? क्या अब हाई टाइम आया है जम्मू के लिए? आपको वही बता रहा हूं कि जो मेरी रिसर्च कहती है, मैं तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बोलता हूं। मैं किसी पार्टी का साथ नहीं देता, किसी रिलीजन का साथ नहीं देता, किसी हिस्से का साथ नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि मैं दोनों प्रोज एंड कॉन्स बोल रहा हूं। ये एक राइट टाइम है। मोदी जी को एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि ये टाइम है, आप सुनिए अपने बनते, देखिए कौन कौन लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट कौन से जेन्युइन है, जो एक्चुअली फोटो खिंचाने के लिए काम नहीं करते, जेन्युइनली बात करते हैं। काफी लोग हैं, उनको आप ग्रूम करिए, जम्मू से भी ग्रूम करिए और श्रीनगर से भी ग्रूम करिए। और ये जो ऊपर जो बिसात बिछी हुई है 60+ लोगों की, इनको थोड़ा थोड़ा वीडिंग आउट शुरू करिए, बिकॉज इनमें से काफी लोगों की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, इनके पास मास सपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी बहुत मास सपोर्ट आपको पैसों से दिखाते हैं, रैली करी कहीं पे, पैसे देके लोग बुला लिए, लोग आ जाएंगे, परंतु रियल सेंस में जाके अगर आप यूथ को एड्रेस करें तो आई कैन अश्योर यू इनकी कोई सपोर्ट नहीं। तो आप उन लोगों को ग्रूम करिए, कुछ लोगों को ढूंढिए। और हाँ, मनोज सिन्हा आपने एक पॉलिटिशियन को LG बनाया है, तो उनको बोलिए भाई अपनी जजमेंट यूज करें, आप रेकमेंड करें, फिर एक सिस्टम बनाइए जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन दे, आगे आने दीजिए और ग्रूमिंग करिए। तो फाइनली नेक्स्ट ऑल पार्टी मीट में उनको अपने रेजिडेंस में बुलाइए, उनसे विचार जानिए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लीजिए।
जाहिर सी बात है, और हम भी यही कहना चाहते हैं हुकूमत को कि अब वो कहीं ना कहीं अब एक पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाए जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि विकास की बात हो कश्मीर की भी और जम्मू की भी, जिसके साथ लगातार भेदभाव हुआ है। और उन विकास की बातों में ब्रिगेडियर साहब के कई सारे वीडियोस भी हैं जिसमें व्हाइट MM की उन्होंने बात की है, उसके बारे में भी बात कीजिए, उस विकास को कीजिए, क्योंकि जम्मू बहुत पहले से इंतजार कर रहा है विकास का, अब वो विकास होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें बताने के लिए। इसके बारे में हम लगातार और भी आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि राजनीति के इतर जाकर भी सोचना, समझना और ढूंढना जरूरी है, क्योंकि विकास तभी मिलेगा जब हम राजनीति के इतर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, Rajan. Thanks a lot for inviting me to your show, and I hope I have conveyed a message properly. It is a balanced message. International Institute of Jammu Kashmir Studies and Analysis, IJSA जो है एक कमिटेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग, POJ के लोग, लद्दाख के लोग सारे जुड़ते हैं, चाहे वो अपने अपने रेजिडेंस से जुड़ते हैं, या जो एग्जाइल में UK में है, एग्जाइल में कनाडा में है, एग्जाइल में US में है, या एग्जाइल में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है, वो सब जुड़ते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं। तो मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे हमें रिलीजियस बातें करना अलाउड नहीं है। हम रिलीजन की बात कर सकते हैं पर रिलीजियस नहीं हो सकते। पॉलिटिकल मुद्दे की बात कर सकते हैं पर पॉलिटिशियन की तरह सेंटिमेंटल नहीं हो सकते। हम किसी रीजन की बात कर सकते हैं पर रीजनल एस्पिरेशन की हम नहीं करते। हम जो भी मुद्दा आता है उसको एनालाइज करते हैं, उसके प्लस क्या है, पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और दोनों को सामने रखते हैं। जिसको जो लेना हो वो ले सकता है। तो इसी तरह से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो चल रहा है, एंड आई एम श्योर जम्मू में लोगों को काफी पसंद आ रहा है। श्रीनगर में भी लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, POJ के लोग ऑलरेडी मेरे साथ हैं, एग्जाइल वाले ऑलरेडी है। आई होप हम लोग एक यूनिफाइड वॉइस जो दुनिया को दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज तक जो इंसिडेंट होता था उसकी जो व्याख्या थी, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, दैट वाज डन बाय अब्दुल्ला, मुफ्तीज और सम रिच पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन या वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग करते थे, चाहे वो इंडिया में दिल्ली में हो या पाकिस्तान में हो, रावलपिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो। परंतु अब जम्मू के लोगों अपनी बात खुद करेंगे, अपना पक्ष खुद रखेंगे, अपनी पीड़ा खुद बताएंगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं, उनको आपके सामने खुद रखेंगे। आई एम श्योर मोदी जी ऐसी लीडरशिप को जरूर आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है इस मंच की परफेक्टली ऑलराइट। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, उसके अलावा 25 MLA में से 20 MLA फेसलेस हैं जम्मू में, तो जीत के आए हैं, उनमें से किसी को ग्रूम करिए, ऊपर बैठिए। जाहिर सी बात है ऐसे मंच की बहुत ज्यादा जरूरत थी जम्मू को, जो ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान ने दिया है। और ऐसे मंच में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारी आइडियाज देते हैं, जिसे भी हुकूमत को सुनना समझना चाहिए, ताकि बहुत सारा अच्छा काम हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर, या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।